वो नहीं मरा। एडम मुड़ा, आवाज की तरफ भौहें चढ़ाई। तुम यहां क्या कर रहे हो? वाह, क्या गजब की स्वागत संभावना है केंट। शुक्रिया अदा करने में कहीं मांसपेशी न खींच लो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुमने हम सबसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, तुम अब भी धन्यवाद कह सकते हो। तुमने मेरे 10 साल के भाई को बेहोश कर दिया, और फिर भी कोई बात नहीं, तुम धन्यवाद कह सकते हो। अरे केंजी, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मेरे कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं। वह थोड़ा करीब आता है, मुस्कुराता है। मैं आंखें घुमा देती हूँ। एडम पहली बार मेरे कपड़ों को देखता है। मेरे पास पहनने के लिए कुछ और नहीं था, मैं समझाती हूँ। एडम धीरे धीरे सिर हिलाता है, फिर केंजी की तरफ देखता है। तुम कोई संदेश देने आए थे? हाँ, मुझे तुम्हें दिखाना है कि तुम कहाँ रहने वाले हो। मतलब? केंजी मुस्कुराता है। तुम और जेम्स मेरे नए रूममेट्स बनने वाले हो। एडम धीरे से कुछ अपशब्द बड़बड़ाता है। माफ करना भाई, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि तुम और हॉट हैंड्स यहां अपनी प्राइवेट स्पेस बना सको। वह मेरी तरफ देखता है और आंख मारता है। कोई बुरा मत मानना, मुझे अभी जाना पड़ेगा। हाँ भाई, मुझे जल्दी सोना है। तुम्हारे आलसीपन का सारा दिन इंतजार करने का मेरे पास समय नहीं है। आलसी? मैं जल्दी से बीच में बोल पड़ती हूं, इससे पहले कि एडम जवाबी हमला कर सके। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें सोना है? अभी कितने बजे हैं? रात के लगभग 10 बज रहे हैं, केंजी मुझे बताता है। यहां जमीन के नीचे समय का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन हम सब घड़ियों का ध्यान रखते हैं। हॉलवे में मॉनिटर्स लगे हुए हैं और ज्यादातर लोग घड़ियां पहनते हैं। दिन और रात का ट्रैक खो देना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और अभी आराम करने का सही वक्त नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वार्नर मरा नहीं है? मैं घबराते हुए पूछती हूँ। हमने उसे अभी अभी कैमरे पर देखा, केंजी कहता है। वो और उसके आदमी इस इलाके में भारी गश्त कर रहे हैं। मैंने उनकी बातचीत भी सुनी। पता चला कि वार्नर को गोली लगी थी। मैं तेजी से सांस खींचती हूँ, अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती हूँ। यही वजह थी कि हमें कल रात भागने का मौका मिला। दरअसल जब सैनिकों को लगा कि वार्नर मर गया तो उन्हें बेस पर वापस बुला लिया गया। कुछ देर के लिए ताकत का संतुलन बिगड़ गया था। किसी को नहीं पता था कि अब क्या करना है, किन आदेशों का पालन करना है। लेकिन फिर पता चला कि वो मरा नहीं था, बस बुरी तरह घायल हो गया था। उसका हाथ पट्टियों में लिपटा हुआ था और उसने एक स्लिंग पहनी हुई थी, केंजी जोड़ता है। एडम मुझसे पहले अपनी आवाज ढूंढता है। यह जगह हमले से कितनी सुरक्षित है? केंजी हंसता है। बेहद सुरक्षित। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो इतनी नजदीक तक पहुंच भी कैसे गए, लेकिन उन्हें कभी भी हमारी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाएगी, और अगर उन्हें मिल भी जाए तो भी वो यहां घुसने में नाकाम रहेंगे। हमारी सुरक्षा लगभग अभेद्य है। इसके अलावा हमारे पास हर जगह कैमरे हैं। हम उनके कदम उठाने से पहले ही देख सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो आगे कहता है, क्योंकि वो लड़ाई चाहते हैं और हम भी। हमें हमले से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें यह तक नहीं पता कि हम क्या करने में सक्षम हैं, और हम इस लड़ाई की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। क्या तुम? मैं रुकती हूं, हल्का सा शर्माती हूं। तुम्हारे पास भी कोई शक्ति है? केंजी मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। वो सचमुच चला गया। मैं खड़ी हो जाती हूँ, उस जगह को छूने की कोशिश करती हूँ जहां अभी अभी वो खड़ा था। वो ठीक उसी वक्त वापस प्रकट होता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। अरे सावधान रहो, सिर्फ इसलिए कि मैं अदृश्य हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। ओह! मैं तुरंत पीछे हट जाती हूँ, सहम जाती हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम खुद को अदृश्य बना सकते हो। एडम उत्सुकता से ज्यादा चिढ़ा हुआ लगता है।
क्या मैंने तुम्हारा दिमाग हिला दिया? केंजी शरारती मुस्कान देता है। तुम कितने समय से मुझ पर नजर रख रहे थे? एडम अपनी आंखें संकरी करता है। जब तक जरूरत थी, लेकिन उसके शब्दों में मजाक की हल्की झलक है। तो तुम भौतिक रूप में मौजूद हो? मैं पूछती हूं। देखो जरा, कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। केंजी अपनी बाहें मोड़कर दीवार से टिक जाता है। मेरा मतलब है, तुम दीवारों से गुजर तो नहीं सकते है ना? वो नाक चिढ़ाता है। नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं बस घुल मिल सकता हूं। शायद यही सबसे सही शब्द होगा। मैं किसी भी जगह के बैकग्राउंड में खुद को मिला सकता हूं, अपने आसपास के वातावरण से मेल खा सकता हूं। इसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। वाह, मैं पहले एडम का पीछा करता था। इसी तरह मुझे पता चला कि वो कहाँ रहता है, और इसी तरह मैं भागने में कामयाब रहा, क्योंकि वो मुझे सही से देख नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। वो कड़वाहट से जोड़ता है, लेकिन कम से कम मैं मरने से बच गया। रुको, लेकिन तुम एडम का पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने सोचा था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मैं पूछती हूँ। हाँ, दरअसल मैंने तब सेना ज्वाइन की जब हमें वार्नर के बड़े प्रोजेक्ट की खबर मिली। वो मेरी तरफ इशारा करता है। हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वार्नर के पास हमसे ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस और जानकारियां थीं। हमें तुम्हें ट्रैक करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कैसल को लगा कि अंदर से किसी को निगरानी रखने के लिए रखना आसान रहेगा, ताकि वार्नर जो भी पागलपन की योजना बना रहा था उस पर ध्यान दिया जा सके। तो जब मैंने सुना कि इस प्रोजेक्ट में एडम मुख्य व्यक्ति था और उसका तुम्हारे साथ कोई पुराना रिश्ता था, तो मैंने ये जानकारी कैसल को भेज दी। कैसल ने मुझसे कहा कि एडम पर भी नजर रखूं, समझने के लिए कि कहीं वो भी वार्नर की तरह पागल तो नहीं है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो तुम्हारे या हमारी योजनाओं के लिए कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों भागने की कोशिश करोगे। इसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। हम सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। तो तुमने मुझ पर कितना जासूसी की? एडम उससे पूछता है। केंजी अपना सिर एक तरफ झुकाता है। अरे अरे अरे, क्या मिस्टर एडम केंट अचानक थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? बकवास मत करो, कुछ छुपा रहे हो? हाँ, मेरी बंदूक। अरे, केंजी जोर से ताली बजाता है। तो क्या हम यहां से निकलने के लिए तैयार हैं या नहीं? मुझे एक पैंट चाहिए। केंजी अचानक झुंझला जाता है। सच में केंट, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। खैर, जब तक तुम मुझे नंगा नहीं देखना चाहते, तब तक तुम्हें कुछ करना होगा। केंजी एडम को गंदे नजरों से देखता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है, कुछ कहते हुए कि कैसे वो हमेशा अपने कपड़े दूसरों को दे देता है। दरवाजा उसके पीछे झटके से बंद हो जाता है। मैं सच में नंगा नहीं हूं, एडम मुझसे कहता है। ओह, मैं हड़बड़ा कर कहती हूं। ऊपर देखती हूं। मेरी आंखें मुझे धोखा दे देती हैं। वो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता। उसकी उंगलियां मेरे गाल को हल्के से छूती हैं। मैं बस चाहता था कि वो हमें एक सेकंड के लिए अकेला छोड़ दे। मैं अंदर तक लाल पड़ जाती हूं। कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगती हूं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। वो कुछ कहता है, लेकिन मैं सुन नहीं पाती। वो मेरा हाथ पकड़ता है, मुझे अपने पास खींच लेता है। वो झुक रहा है और मैं भी झुक रही हूं, जब तक कि मैं लगभग उसके ऊपर नहीं आ जाती और वो मुझे अपनी बाहों में खींचकर एक नई तरह की बेचैनी, एक नई तरह की तड़प, एक जलती हुई जरूरत के साथ चूमने नहीं लगता। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी हैं। उसके होंठ इतने नरम, इतने बेताब मेरे होंठों से टकरा रहे हैं, जैसे आग और शहद मेरे मुंह में फट रहे हों। मेरा पूरा शरीर तप रहा है। एडम थोड़ा सा पीछे हटता है, मेरे निचले होंठ को चूमता है, उसे एक सेकंड के लिए हल्के से काटता है।
उसकी त्वचा पिछले पल से 100 डिग्री ज्यादा गर्म हो गई है। उसके होंठ मेरी गर्दन पर टिके हैं और मेरी उंगलियां उसके ऊपरी शरीर पर एक सफर तय कर रही हैं। और मैं सोच रही हूं कि मेरे दिल में इतनी सारी मालगाड़ियां क्यों दौड़ रही हैं, क्यों उसका सीना एक टूटी हुई हारमोनिका जैसा महसूस हो रहा है। मैं उस पक्षी के टैटू को छू रही हूं जो हमेशा उड़ान में कैद रहेगा। और पहली बार मुझे एहसास होता है कि एडम ने मुझे अपने खुद के पंख दे दिए हैं। उसने मुझे उड़ने में मदद की है और अब मैं केंद्राभिमुख गति में फंसी हुई हूं, सीधी हर चीज के केंद्र की ओर उड़ती हुई। मैं उसके होंठ फिर से अपने होंठों से मिला देती हूं। जूलियट, वो कहता है, एक सांस, एक चुंबन। 10 उंगलियां मेरी त्वचा को छूती हुई। मुझे आज रात तुम्हें देखना है। हाँ, कृपया। तो जोरदार दस्तकें हमें झटके से अलग कर देती हैं। केंजी दरवाजा धड़ाम से खोल देता है। तुम्हें पता भी है कि यह दीवार शीशे की बनी है ना? वो ऐसे देखता है जैसे उसने अभी अभी कोई कीड़ा खा लिया हो। कोई ये सब नहीं देखना चाहता। वो एडम की तरफ एक जोड़ी पैंट फेंकता है, मुझे देखता है और सिर हिलाता है। चलो, मैं तुम्हें सोनिया और सारा के पास ले जाता हूं। वो तुम्हें आज रात के लिए सेट कर देंगी। फिर एडम की तरफ मुड़ता है और उन पैंट्स को मुझे कभी वापस मत देना। अगर मैं सोना ना चाहूं तो एडम बेझिझक पूछता है, क्या मुझे अपने कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं? केंजी अपने होंठ भींच लेता है, आंखें सिकोड़ता है। मैं ये शब्द अक्सर इस्तेमाल नहीं करूंगा केंट, लेकिन कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। हमें यहां हर चीज को नियंत्रित करना पड़ता है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो सबका भला चाहते हो तो अपनी पैंट पहने रखना। तुम उसे सुबह देख लोगे, लेकिन सुबह अब 1 करोड़ साल दूर लग रही है। जुड़वां अभी भी सो रहे हैं जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। सोनिया और सारा ने मुझे लड़कियों के बाथरूम दिखा दिए थे, इसलिए मुझे रात में नहाने का मौका मिल गया। लेकिन मैं अभी भी केंजी के बड़े साइज के कपड़े पहने हुए हूं। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही हूं जब मैं दरवाजे की ओर बढ़ती हूं। मैं दरवाजा खोलती हूं, पलकों को झपकाती हूं। अरे विंस्टन! वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। कैसल ने सोचा कि तुम्हें शायद इन कपड़ों से बाहर निकलना अच्छा लगेगा। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ पहनने के लिए है? हाँ, याद है, हमने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया था। ओह वाह, हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। मैं चुपचाप बाहर निकलती हूँ। अंधेरे गलियारों में विंस्टन के पीछे पीछे चलती हूँ। यह भूमिगत दुनिया शांत है, इसके निवासी अभी भी सो रहे हैं। मैं विंस्टन से पूछती हूँ कि हम इतनी सुबह क्यों उठे हैं। मुझे लगा कि तुम सब लोगों से नाश्ते पर मिलना चाहोगी। इस तरह तुम यहाँ की नियमित दिनचर्या में शामिल हो सकती हो, यहाँ तक कि अपने प्रशिक्षण की भी शुरुआत कर सकती हो। वह पीछे मुड़कर देखता है। हमें सभी को अपनी क्षमताओं को सबसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना सीखना होता है। अपने शरीर पर कोई नियंत्रण न होना अच्छा नहीं है। रुको, क्या तुम्हारे पास भी कोई शक्ति है? हम में से कुल 56 लोग हैं जिनके पास विशेष क्षमताएं हैं। बाकी हमारे परिवार के सदस्य, बच्चे या करीबी दोस्त हैं जो हर चीज में मदद करते हैं। तो हाँ, मैं भी उन्हीं 56 में से एक हूं, और तुम भी। मैं उसकी लंबी टांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए लगभग उसके पैरों पर कदम रख रही हूं। तो तुम क्या कर सकते हो? वह जवाब नहीं देता और मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह शर्मा रहा है। माफ करना। मैं तुरंत पीछे हटती हूं। मुझे ज्यादा टोकना नहीं चाहिए था। मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, वह मुझे बीच में ही रोक देता है। मुझे बस लगता है कि यह थोड़ा बेवकूफी भरा है। वह एक छोटा सख्त हंसी का ठहाका लगाता है। इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे करने में सक्षम होना चाहिए। वह गहरी सांस लेकर कहता है, कम से कम तुम कुछ दिलचस्प तो कर सकती हो। मैं चलना बंद कर देती हूँ, स्तब्ध।
सोचते हो कि यह कोई प्रतियोगिता है, यह देखने के लिए कि किसका जादू का करतब ज्यादा भयानक है, यह देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा दर्द पहुंचा सकता है। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे किसी को गलती से मार सकने की शक्ति दिलचस्प नहीं लगती। मुझे किसी जीवित चीज को छूने से डरना दिलचस्प नहीं लगता। उसका जबड़ा कस जाता है। मेरा मतलब वैसा नहीं था। मैं बस, काश मैं ज्यादा उपयोगी होता, बस यही। मैं अपनी बाहें मोड़ लेती हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। वह अपनी आंखें घुमाता है, अपने बालों में हाथ फेरता है। मैं बहुत लचीला हूं, वह कहता है। मुझे उसकी बात समझने में एक पल लगता है। मतलब तुम अपने शरीर को प्रेट्सल की तरह मोड़ सकते हो? हाँ, या अगर जरूरत हो तो खुद को फैला भी सकता हूं। मैं इतनी खुली आंखों से घूर रही हूं कि मुझे खुद पर शर्म आ रही होगी। क्या मैं देख सकती हूं? वह अपना होंठ काटता है, अपने चश्मे को ठीक करता है, खाली गलियारे में दोनों ओर देखता है और फिर अपना एक हाथ अपनी कमर के चारों ओर लपेटता है। दो बार। मैं मुंह खोले किसी मरी हुई मछली की तरह देख रही हूं। वाह, ये बेवकूफी है, वो बड़बड़ाता है, और बेकार भी। क्या तुम पागल हो? मैं पीछे झुककर उसे देखती हूं। यह तो अविश्वसनीय है, लेकिन उसका हाथ अब वापस सामान्य हो चुका है और वह फिर से चलने लगता है। मुझे उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ता है। खुद पर इतना कठोर मत बनो। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। यह कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहा और मैं सोच रही हूँ कि मैं कब से मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। कब मैंने खुद से नफरत करने से खुद को अपनाने की ओर रुख किया। कब यह ठीक हो गया कि मैं अपनी जिंदगी खुद चुन सकूं। विंस्टन मुझे उसी कमरे में ले जाता है जहां मैंने उससे पहली बार मुलाकात की थी। वही सफेद दीवारें, वही छोटा सा बिस्तर। बस इस बार एडम और केंजी अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है और मैं एकाएक घबरा जाती हूँ। एडम खड़ा है, अपने पैरों पर, पूरी तरह ठीक, खूबसूरत, बिना किसी चोट के। उसके शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं दिख रही। वह हल्की सी असुविधा के साथ आगे बढ़ता है, बिना किसी कठिनाई के मुस्कुराता है। उसकी त्वचा पहले से थोड़ी ज्यादा पीली दिख रही है, लेकिन उस रात की तुलना में अब कहीं ज्यादा चमकदार लग रही है जब हम यहां आए थे। उसका प्राकृतिक टैन रंग उसकी गहरी नीली आंखों को और भी निखार रहा है, जैसे आधी रात के आकाश में कोई चमकता सितारा। जूलियट, वह कहता है। मैं उसे बस देखती रह जाती हूं, उसकी ओर टकटकी लगाए, ये जानकर रोमांचित कि वह ठीक है। मैं मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहती हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू टू। केंजी बीच में टोकता है। मैं चौंक जाती हूँ। गर्मियों के सूरज ढलने जितनी लाल हो जाती हूँ और उतनी ही जल्दी सिमट भी जाती हूँ। ओह हाय। मैं उसकी ओर हल्का सा हाथ हिलाती हूँ। वह नाक से हंसता है। ठीक है, चलो इसे जल्दी खत्म कर लेते हैं। विंस्टन आगे बढ़ता है और एक दीवार की ओर जाता है जो असल में एक अलमारी होती है। अंदर सिर्फ एक चीज रंग बिरंगी दिख रही होती है। वह उसे हैंगर से उतारता है। क्या मैं उससे अकेले में 1 मिनट बात कर सकता हूं? विंस्टन अपने चश्मे उतारता है, अपनी आंखें मलता है। मुझे नियमों का पालन करना होगा, मुझे सब कुछ समझाना होगा। मुझे पता है। कोई बात नहीं, एडम कहता है। तुम बाद में कर सकते हो, बस 1 मिनट चाहिए, मैं वादा करता हूं। जब से हम यहां आए हैं मुझे उससे ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला है। विंस्टन भौहें चढ़ाता है, मुझे देखता है, एडम को देखता है, फिर लंबी सांस छोड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर हम वापस आएंगे। मुझे यह देखना है कि सब कुछ ठीक से फिट हो रहा है और मुझे जांच भी करनी है। परफेक्ट, यह बहुत अच्छा है, धन्यवाद यार। और वह उन्हें दरवाजे से बाहर धकेल देता है। रुको। विंस्टन दरवाजा जोर से खोलते हुए वापस आता है। कम से कम उसे सूट पहनने तो दो जब तक हम बाहर हैं। इस तरह मेरा पूरा समय बर्बाद नहीं होगा। एडम विंस्टन के बढ़े हुए हाथ में पकड़े कपड़े को घूरता है।
विंस्टन अपना माथा मलता है और बड़बड़ाता है कि लोग हमेशा उसका समय बर्बाद करते हैं। एडम मुस्कान रोकने की कोशिश करता है, मेरी तरफ देखता है। मैं कंधे उचकाती हूँ। ठीक है, वह कहता है सूट को पकड़ते हुए, लेकिन अब तुम्हें बाहर जाना होगा। और दोनों को फिर से हॉलवे में धकेल देता है। हम यहीं बाहर होंगे, केंजी चिल्लाता है। सिर्फ 5 सेकंड की दूरी पर एडम दरवाजा बंद कर देता है, पलटता है। उसकी आंखें मुझ पर जमी हैं। मुझे नहीं पता कि अपने दिल की धड़कन कैसे शांत करूं। मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूं और असफल रहती हूं। वह पहले बोलता है, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करने का मौका कभी नहीं मिला, वह कहता है। मैं अपनी नजरें झुका लेती हूं, दिखावा करती हूं कि गर्मी मेरे चेहरे पर नहीं चढ़ रही। बेवजह खुद को हल्का सा चुटकी काटती हूं। वह आगे बढ़ता है, झुकता है, मेरे हाथ पकड़ता है। जूलियट, मैं धीरे से उसकी तरफ देखती हूं। तुमने मेरी जान बचाई। मैं अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को हल्का सा काटती हूं। किसी की जान बचाने के लिए कोई बात नहीं कहना मुझे बेवकूफ़ी लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मुझे बस खुशी है कि तुम ठीक हो, मैं किसी तरह कह पाती हूं। वह मेरे होंठों को घूर रहा है और मैं हर जगह सिहर रही हूं। अगर उसने मुझे अभी चूमा तो शायद मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। वह एक तेज सांस लेता है। लगता है जैसे उसे याद आया कि उसके हाथ में कुछ है। ओह, शायद तुम्हें यह पहन लेना चाहिए। वह मुझे बैंगनी रंग के किसी चमकदार कपड़े का टुकड़ा देता है। यह बहुत छोटा लगता है, जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए बना कोई जंपसूट। यह कुछ भी नहीं जैसा हल्का महसूस होता है। मैं एडम को खाली निगाहों से देखती हूँ। वह मुस्कुराता है। इसे आजमाओ। मैं एक अलग नजर से घूरती हूँ। ओह, वह झट से पीछे हटता है, थोड़ा शर्मिंदा लगता है। हाँ, मैं मुड़ जाता हूँ। मैं तब तक इंतजार करती हूँ जब तक वह मेरी तरफ से मुड़ नहीं जाता। फिर मैं गहरी सांस छोड़ती हूँ, इधर उधर देखती हूँ। इस कमरे में कोई शीशा नहीं दिख रहा। मैं अपने ढीले ढाले कपड़े उतार देती हूँ, एक एक करके जमीन पर गिरा देती हूँ। अब मैं यहाँ पूरी तरह नग्न खड़ी हूँ और एक पल के लिए मैं इतनी घबराई हुई हूँ कि हिल भी नहीं सकती। लेकिन एडम मुड़कर नहीं देखता। वह एक शब्द भी नहीं कहता। मैं चमकदार बैंगनी कपड़े को गौर से देखती हूँ। शायद ये खींचने वाला है, और सच में यह बहुत आसानी से खिंच जाता है, जैसे इसे खास तौर पर मेरे शरीर के लिए ही बनाया गया हो। इसमें पहले से ही अंदरूनी परत बनी हुई है जहां अंडरवियर होना चाहिए। मेरे सीने के लिए अतिरिक्त सपोर्ट है। एक कॉलर है जो सीधे मेरी गर्दन तक जाता है, आस्तीन जो मेरी कलाई तक पहुंचती है, पैंट जो मेरे टखनों तक जाती है, और एक जिपर जो इसे पूरी तरह बंद कर देता है। मैं इस अति पतले कपड़े को छू कर देखती हूँ। यह ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने कुछ पहना ही ना हो। बैंगनी रंग की सबसे गहरी छाया शरीर से सटी हुई, लेकिन कहीं भी टाइट नहीं। यह सांस लेने लायक है, अजीब तरह से आरामदायक। यह कैसा लग रहा है? एडम पूछता है। उसकी आवाज में घबराहट छलकती है। क्या तुम मेरी जिप बंद करने में मदद कर सकते हो? वह मुड़ता है। उसके होंठ खुलते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर एक खूबसूरत मुस्कान बनाते हैं। उसकी भौहें जैसे छत से टकराने वाली हैं। मैं इतनी जोर से लाल पड़ रही हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां देखूं। वह आगे बढ़ता है और मैं तुरंत घूम जाती हूं, अपना चेहरा छुपाने के लिए उतावली। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि जैसे कोई तितलियां मेरे सीने में उड़ रही हों। एडम मेरे बालों को छूता है और मुझे एहसास होता है कि वे लगभग मेरी पूरी पीठ तक पहुंच चुके हैं। शायद अब इन्हें काटने का समय आ गया है। उसकी उंगलियां बेहद नरम हैं। वह मेरे कंधे पर फैले बालों को धीरे से एक तरफ कर देता है ताकि वे जिपर में न फंसे। मेरी गर्दन के नीचे से लेकर कमर के निचले हिस्से तक वह हल्के से अपनी उंगलियां फेरता है। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरा पूरा रीढ़ तंत्र इतना ज्यादा बिजली प्रवाहित कर रहा है कि शायद
इससे एक पूरा शहर रोशन हो जाए। वह धीरे धीरे जिप बंद करता है, अपने हाथों से मेरे पूरे शरीर की बनावट पर एक हल्की लकीर खींचता है। भगवान, तुम अविश्वसनीय लग रही हो। यही पहली बात है जो वह मुझसे कहता है। मैं घूम जाती हूँ। वह अपना मुक्का अपने होठों पर दबाए खड़ा है, अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने होठों से फिसलते शब्दों को रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं कपड़े को छूती हूँ, सोचती हूँ कि शायद मुझे कुछ कहना चाहिए। यह बहुत आरामदायक है, सेक्सी। मैं ऊपर देखती हूँ, वह अपना सिर हिला रहा है। यह जबरदस्त सेक्सी है। वह आगे बढ़ता है, मुझे अपनी बाहों में खींच लेता है। मैं किसी जिम्नास्ट जैसी लग रही हूँ। मैं बड़बड़ाती हूँ। नहीं, वह फुसफुसाता है। उसके शब्द मेरे होठों पर जलते हुए गिरते हैं। तुम किसी सुपर हीरो जैसी लग रही हो। मैं अभी भी झंझना रही हूं जब केंजी और विंस्टन कमरे में धड़धड़ाते हुए वापस आते हैं। तो यह सूट मेरी जिंदगी को आसान कैसे बनाएगा? मैं किसी से भी पूछती हूं जो जवाब दे सके, लेकिन केंजी अपनी जगह पर जम जाता है, बिना किसी शर्म के घूरते हुए। अपना मुंह खोलता है, फिर बंद करता है, अपने हाथ जेब में डाल लेता है। विंस्टन आगे बढ़ता है। यह तुम्हारी छूने वाली समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, वह मुझे बताता है। तुम्हें हर वक्त सिर से पांव तक ढके रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कपड़ा तापमान के अनुसार तुम्हें ठंडा या गर्म रखेगा। यह हल्का और सांस लेने योग्य है ताकि तुम्हारी त्वचा घुटे नहीं। यह तुम्हें अनजाने में किसी को चोट पहुंचाने से बचाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो जानबूझकर किसी को छूने की आजादी भी देगा। यह तो कमाल है, वह बड़ी मुस्कान के साथ कहता है। तुम्हारा स्वागत है। मैं सूट को और ध्यान से देखती हूँ, कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ और पैर पूरी तरह से खुले हैं। यह कैसे? ओह, अरे नहीं, विंस्टन बीच में टोकता है। मैं तो लगभग भूल ही गया। वह जल्दी से अलमारी की तरफ भागता है और वहां से एक जोड़ी काले फ्लैट हील वाले एंकल बूट्स और काले दस्ताने निकालता है जो कोहनी के ठीक पहले तक आते हैं। वह मुझे यह सब सौंपता है। मैं दस्तानों के मुलायम चमड़े को छूती हूँ और जूतों की लचीली स्प्रिंग जैसी बनावट पर आश्चर्यचकित होती हूँ। मैं इन जूतों में बैले कर सकती हूँ और एक मील दौड़ भी सकती हूँ। ये तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे, वह कहता है। ये तुम्हारी पोशाक को पूरा कर देंगे। मैं इन्हें पहन लेती हूँ, अपने पैरों की उंगलियों पर उठती हूँ, अपने नए कपड़ों की भावना को महसूस करती हूँ। मैं खुद को अजय महसूस करती हूँ। काश मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे पास एक आईना होता। मैं केंजी, एडम और विंस्टन की ओर देखती हूँ। क्या सोचते हो? यह ठीक है? केंजी एक अजीब सी आवाज निकालता है। विंस्टन अपनी घड़ी देखता है। एडम अपनी मुस्कान रोक ही नहीं पा रहा। वह और मैं केंजी और विंस्टन के पीछे कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन एडम रुक जाता है और मेरा बायां दस्ताना उतार देता है। वह मेरा हाथ थामता है। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ जाती हैं। वह मुझे एक मुस्कान देता है जो सीधे मेरे दिल को छू लेती है और मैं चारों ओर देखती हूँ। अपनी मुट्ठी को मोड़ती हूँ, अपने शरीर से चिपके इस कपड़े को छूती हूँ। मैं अविश्वसनीय महसूस कर रही हूँ। मेरी हड्डियां फिर से जीवंत हो गई हैं। मेरी त्वचा स्वस्थ और ऊर्जा से भरी हुई लग रही है। मैं गहरी सांसें लेती हूँ और उसकी ताजगी का आनंद लेती हूँ। चीजें बदल रही हैं, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं है। इस बार मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। इस बार मैंने सही फैसला लिया है और मैं सही टीम के लिए लड़ रही हूँ। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, आत्मविश्वास से भरी हूँ, उत्साहित भी, क्योंकि इस बार मैं तैयार हूँ।